गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर थर्ड की यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट और सेकंड में हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी थी। यूनिट 3 के अंदर हम इकोनॉमिक बॉटनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 3 में आपको फूड प्लांट्स मतलब खाद्य पादप तथा वेजिटेबल ऑयल्स मतलब वानस्पतिक तेल पढ़ने हैं। पहले हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आपकी जो यूनिट्स है वो बता क्या रही है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिकली आपको जो फूड प्लांट्स पढ़ने हैं वो है राइस, व्हीट, मेज़, बाजरा, पोटैटो एंड शुगर केन। 6 ये मुख्य खाद्य पादप है। ये बहुत कॉमन भी है, हम जानते हैं कि हमारे खाने में दाल, चावल, मक्का, बाजरा, उसके अतिरिक्त शक्कर हम खाते हैं क्योंकि उसमें शुगर केन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आलू। तो ये 6 चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें से जो राइस, व्हीट, मेज एंड बाजरा, दे ऑल आर सीरियल क्रॉप्स। सीरियल्स मतलब होते हैं, हम बोलेंगे उन्हें धान या धान्य की जो फसलें होती है उन्हें हम कहते हैं सीरियल्स। तो ये बेसिकली हमारा मुख्य फूड होता है। जैसे अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे गेहूँ और चावल मुख्य खाद्य पदार्थ होता है। तो ये धान्य फसलें हैं। और अगर हम इसको बॉटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो सीरियल्स नॉर्मली वो होते हैं जो कि पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो ज़्यादातर जब उसमें सब सीरियल्स आते हैं। ओके, तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, ये 6 चीज़ तो हमें पढ़नी है, लेकिन इसमें हमें क्या पढ़ना है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिखा है सबसे पहले हिस्ट्री। अगर कोई इतिहास रहा है कि मान लो कि सबसे पहले ये कहाँ पे उत्पन्न हुए थे, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये इसका जो ओरिजिन क्या है, मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, उद्भव कहाँ पे हुआ था। देन डिस्ट्रीब्यूशन कि विश्व में तथा भारत में हमको इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताना पड़ेगा कि विश्व में यह कहाँ पाया जाता है ज़्यादातर, और भारत में ये कहाँ पे पाया जाता है या उगता है। देन मॉर्फोलॉजी, इस पादप की क्या संरचना होती है, कैसा दिखता है। क्लाइमेट एंड सॉइल एंड कल्टीवेशन, किसी खेती कब होती है, रबी की फसल है या खरीफ की फसल है। और तीसरी चीज़ कि ये किस वातावरण में उगता है, कि आपको कैसा क्लाइमेट चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, ये सब बताना पड़ेगा। देन अगर कुछ इम्प्रूव वेराइटीज़ बनाई गई हैं तो यहाँ पे एक टॉपिक और है प्रिपरेशन का मतलब होता है कि हमको जिस रूप में वो मिलता है उस रूप तक लाने, फसल उगने के बाद में कौन कौन सी प्रोसेसिंग होती है, उसे हम कहते हैं प्रिपरेशन, कि वह किस प्रकार से जो खाने योग्य अवस्था में किस प्रकार से लाया जाता है। देन इम्प्रूव्ड वेराइटीज़, जो नई नई वेराइटीज़ बनाई गई उनके बारे में हमें बताना होगा। यूज़र एंड क्रॉप प्रोटेक्शन, तो ये बेसिकली आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमको बताना पड़ेगा कि उसकी यूजेस क्या हैं, ये वो क्या काम में आता है। और क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब उसके बचाव, कोई अगर बीमारी होती है तो उसमें हम क्या क्या उसके बचाव के उपाय करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको हर खाद्य पादप की, खाद्य प्लांट की बतानी पड़ेगी। तो ये हम आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो कि है राइस मतलब चावल। अब चावल के बहुत सारे नाम होते हैं। चावल को कई धान भी कहते हैं, पैडी भी कहते हैं। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक सामान्य जानकारी दूंगी कि भाई धान और चावल में क्या फ़र्क है। एक्चुअली में धान कुछ अलग और चावल कुछ अलग होता है, क्या अंतर होता है मैं बताऊंगी आपको। पैडी और राइस में क्या अंतर है, तो ये हम पढ़ेंगे और बिल्कुल ईजी तरीके से हम राइस को आज पढ़ेंगे। राइस में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री मतलब, देन ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजी, क्लाइमेट एंड सॉइल, कल्टीवेशन, यूजेस, और यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करनी है जो कि है इम्प्रूव्ड वेराइटीज़, कि इसमें कौन कौन सी वेराइटीज़ बनाई गई वो भी हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम बात करें तो राइस, हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम स्वयं गेहूं पे ज़्यादा निर्भर करते हैं, लेकिन लगभग अगर संसार की बात करें तो वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन राइस पे डिपेंडेंट है। इसीलिए हम कहेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण जो खाद्य है, जो सीरियल है या धान्य है, वो है राइस। इट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउथ ईस्टर्न एशिया। सबसे अधिक इसका जो उपयोग किया जाता है वो साउथ ईस्टर्न एशिया, हम जानते हैं कि इसमें चाइना भी आता है, जापान आता है, इंडिया भी आता है। साउथ ईस्टर्न एशिया, इंडोनेशिया, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे इसका अधिकांशतः उपयोग किया जाता है। और पूरे संसार का लगभग 90% राइस कहाँ बनाया जाता है, एशिया में बनाया जाता है, मतलब एशिया में उगाया जाता है और एशिया में ही कंज्यूम किया जाता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वह सिर्फ संसार का 1% राइस बनाता है, वो भी इसमें निर्यात किया जाता है क्योंकि वहाँ का मुख्य खाद्य कौन सा है, मक्का है। वहाँ पे राइस का इतना उपयोग नहीं होता। तो इस प्रकार से एरिया वाइज हम बोल सकते हैं कि एशिया में राइस का सबसे अधिक उपयोग होता है और यहीं इसे उगाया जाता है।
अब राइस की अगर कुछ जनरल जो आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, इसका कॉमन नेम हम क्या बोलते हैं, राइस। इसका बॉटेनिकल नेम क्या है, ओराइजा सटाइवा। वैसे हम ओराइजा तो होता है जीनस, सटाइवा है स्पीशीज़। ये ओराइजा के अंदर और भी बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, हम पढ़ेंगे कि आगे कौन कौन सी होती है, लेकिन जो मुख्य रूप से कृषि में काम में ली जाती है वो ओराइजा सटाइवा होती है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, पोएसी। क्रोमोसोम नंबर मतलब गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 24। जीनोम साइज अगर आप याद करना चाहें तो बाकी आप केवल अगर नाम और इसका बॉटनिकल नेम और फैमिली ये तो आपको याद करनी है, ये आप चाहें तो याद कर सकते हैं। जीनोम साइज होगी 430 MB। अब यहाँ पे क्या है कि इसकी बहुत सारी सब स्पीशीज़ है। ओराइजा सटाइवा तो क्या हो गई है कि ये तो इसकी बोलेंगे हम कि ये इसका नेम है, तो इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती है। इसमें से 3 मुख्य वेराइटीज़ है ओराइजा सटाइवा की। एक है इंडिका। इंडिका ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय राइस है, तो भारत भी उष्णकटिबंधीय राइस में आता है। इंडिका आपको नाम से दिखता है क्योंकि ये भारत में उगाई जाती है और भारत से इसका ओरिजिन हुआ है, इससे कहते हैं इंडिका। देन जैपोनिका, यह टेम्परेट मतलब उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय होती है और सब ट्रॉपिकल मतलब उपोष्ण रीजन में उगाया जाता है, जैसे जापान में। देन जावानिका, जावानिका बेसिकली इंडोनेशिया में ग्रो होता है। तो ये 3 मुख्य इसकी वैरायटी, इंडिका, जैपोनिका एंड जावानिका और राजा सटाइवा की, ये भी आपको याद करनी है। देन हिस्ट्री एंड ओरिजिन, अगर हम बोलें कि इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, इसमें वेविलोव ने सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे। तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो सेंटर और ओरिजिन कौन सा रहेगा, साउथ ईस्टर्न एशिया। तो बेसिकली इंडिया एंड इंडो चाइना आर सपोज टू बी सेंटर ऑफ ओरिजिन। इंडिया तथा इंडो चाइना को हम कहेंगे जहाँ से राइस का ओरिजिन हुआ था। हिस्ट्री की बात करें तो आज से लगभग 10,000 साल पहले राइस मिला था और इसकी खेती लगभग 6,500 साल पहले प्रारंभ हो चुकी है। और सबसे पहले इसका जो फर्स्ट साइन ऑफ कल्टीवेशन जो हमें मतलब इसका जो प्रूफ मिला है पुरातात्विक विभाग को, तो वो 5,500 साल पहले चाइना में इसकी खेती होती थी। थाईलैंड में लगभग 4,500 साल पहले होती थी और भी बहुत सारे कंट्रीज, एशियन कंट्रीज जहाँ पे इसका प्रूफ मिला है। और लगभग 20-21 राइस वेराइटीज़ पाई जाती है, जिसमें से हमने राइस स्पीशीज़ पाई जाती है, इसमें जो हम अभी खाते हैं वो क्या होती है, कौन सी, ओराइजा सटाइवा। अब यहाँ पे एवोल्यूशनरी पाथवे मतलब ओरिजिन में ही ये एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट अगर आप ऐड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप चाहे इसे याद मत कीजिए, लेकिन तो भी ये जानना आवश्यक है कि जो राइस है वो निकला कहाँ से है। तो हमने यहाँ देखा कि जो बेसिकली 2 खाद्य, जो पहले मैं बोल रही हूँ ना 20-21 राइस की वैरायटी मिलती थी या मिलती हैं, उसमें से खाने लायक जो थी वो सिर्फ 2 थी, जिसमें ओराइजा रफीपोगॉन एंड ओराइजा बार्थाई। तो ये बार्थाई एंड रफीपोगॉन जो 2 वैराइटीज़ थी, इन दोनों के आगे एवोल्यूशन से और धीरे धीरे कन्वर्ट होकर हमको क्या प्राप्त हुई, ओराइजा सटाइवा मिली ओराइजा रफीपोगॉन से, और ओराइजा बार्थाई से मिली ओराइजा ग्लेब्रियामा। तो ये ग्लेब्रियामा में ये इंडोनेशिया में खाई जाती है अभी, लेकिन सामान्यतः जो हम खाते हैं वो है ओराइजा सटाइवा जो निकली है यहाँ से। और इसकी 3 वैराइटीज़ है, जैपोनिका, जावानिका एंड इंडिका, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये बात हुई ओरिजिन की, कि कहाँ मिलती थी, कहाँ उगती थी और कौन कौन सी इसकी वैराइटीज़ है। डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे राइस का कंजप्शन ज़्यादा होता है। ऑफकोर्स हम डिस्ट्रीब्यूशन में वही आएगा, क्योंकि जहाँ पे राइस ज़्यादा मिलेगा वहीं ज़्यादा खाया जाएगा। तो अगर हम वर्ल्ड वाइज बात करें तो एशिया सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्टिनेंट है जहाँ पे राइस उगाया जाता है और खाया जाता है। 95% ऑफ वर्ल्ड्स एरिया बीइंग कंसंट्रेटेड इन साउथ ईस्टर्न एशिया। मतलब जितना भी राइस उगता है उसमें से लगभग 95% एरिया कहाँ आता है, साउथ ईस्टर्न एशिया में आता है, जो शुरू होता है कि पाकिस्तान के वेस्ट से लेके और जापान तक पूरा जो बीच में एरिया आता है वहाँ पे राइस उगता है। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे अधिक जो देश राइस का उत्पाद करता है वो है चाइना। लेकिन अगर हम खेती, सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है, मतलब जिस एरिया वाइज हम क्या बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम खेती का एरिया राइस का कहाँ पर है, तो वो है इंडिया में। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, हालांकि इंडिया भी सेकंड प्रोड्यूसर है राइस का। अगर भारत की बात करें तो भारत में जो जहाँ जहाँ पे कोस्टल एरिया, आप खुद जानते हैं कि साउदर्न जो हमारा साउथ इंडिया है वहाँ पे राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, थोड़ा कुछ पोर्शन, और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल,
ये मुख्य ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे राइस कंजप्शन होता है। तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करेंगे हम मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी आपने सबने राइस खेतों में राइस में को उगते हुए देखा होगा। तो इसको अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसमें फाइब्रिलर या रेशेदार जड़ें होती है। इसमें स्टेम पाया जाता है जो कि एक जो मोनोकॉट स्टेम टाइप का होता है, कि क्योंकि यह शाकीय पौधा है, आप जानते हैं हर्बेशियस प्लांट है। इसके स्टेम को हम कल्म कहते हैं क्योंकि इसमें पर्व और पर्व संध्या पाई जाती है, तथा जो स्टेम होता है वह होलो मतलब अंदर से खोखला होता है। जो आधारी पर्व संधि होती है उसके नीचे क्या मिलती है, फाइब्रस रूट्स या फिर रेशेदार जड़ें मिलती हैं। यहाँ पे प्रत्येक पर्व संधि पर क्या मिलती है, एक पत्ती मिलती है। जहाँ जहाँ पे बीच में वो स्टेम दिख रहा है, स्टेम पे जहाँ जहाँ पे भी पर्व संधि है वहाँ से एक एक पत्ती निकल रही है। और पत्ती में क्या होता है कि नीचे उसमें पर्णवृंत नहीं पाया जाता, और प्रत्येक जो पर्ण फलक है उसमें क्या होता है, निपत्ति के नीचे पर्णाच्छाद होता है, वो पर्णाच्छाद पर्व को घेर रहता है। मतलब जहाँ पे जो भी इंटरनोड पाया जाता है और इंटरनोड होता है उसको घेरे रहता है। पत्ती नीचे रैप होती है स्टेम के ऊपर, आपने देखा होगा ये। अब इसकी अगर हम बात करें पुष्प या फ्लावर की, तो इसमें जो पेनिकल टाइप का पुष्पक्रम पाया जाता है। पेनिकल मतलब होता है यौगिक असीमाक्ष, और जो उसके अंदर मतलब ये एक तरह का यौगिक मतलब कंपाउंड पुष्पक्रमों का एक गुच्छ के समान संरचना होती है। तो बहुत बड़ा और शाखीय पुष्पक्रम पाया जाता है जिसको हम पेनिकल कहते हैं। और जब अगर हम सिंगल पुष्पक्रम की बात करें कि स्पेनिकल में क्या पाया जाता है, तो उसमें स्पाइकलेट्स पाई जाती है। आगे आपको बताएंगे स्पाइकलेट क्या होती है, इसको स्पाइकिका कहते हैं हम। तो वही स्पाइकिका या स्पाइकलेट प्रकार का पुष्प इसमें पाया जाता है। इसलिए सामान्यतया सभी जितने भी पोएसी फैमिली के मेंबर हैं उनमें सब में एक तो फ्रूट कौन सा मिलेगा, कैरियोप्सिस, और इसमें पुष्प कौन सा मिलेगा, स्पाइकलेट, ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट्स ये पाए जाते हैं। तो ये इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की दिखती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर जो दिख रहा है, मैंने बताया था पेनिकल इसका पुष्पक्रम, कि जो राइस के अंदर जो पेनिकल मतलब यौगिक असीमाक्ष, ये इसकी पत्ती जिसमें नीचे पर्णाच्छद पाया जाता है जो स्टेम के ऊपर कवर होके लेता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है टिलर, तो इसमें जो पतले पतले कुछ व्रंत पाए जाते हैं जो कि हिल जाते हैं हवा से, उन्हें हम टिलर कहते हैं। स्टेम का ही पार्ट होता है, स्टेम ही होते हैं। तो ये बात हुई इसकी मॉर्फोलॉजी की। यहाँ पे हम इस वाले डायग्राम में आपको कैसे इसका बीज का जर्मिनेशन होता है वो बताया गया, कि यंग सीडलिंग कैसी होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि राइस को अगर आपने उगते हुए देखा है तो पहले उसे सीडलिंग तक उगाया जाता है, फिर बाद में उसको निकाल के वापस से दूर दूर बोया जाता है। तो यहाँ पे इसका सीडलिंग बताया गया है जिसमें नीचे रूटलेट है, मतलब यहाँ पे रूट बननी शुरू हो गई है। मीजोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ये सब बताया गया। हालांकि ये आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ इसकी मॉर्फोलॉजी की संरचना आप देख लेंगे तो वही सफिशिएंट है कि इसमें पेनिकल है, लीफ है, स्टेम है एंड रूट्स है। रूट्स किस प्रकार की है, स्टेम कैसा होता है, लीफ कैसी होती है एंड पुष्प क्रम कैसा होता है। ये हो गई इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में ही मैंने आपको बताया था कि इसमें जो इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है कौन सा होता है, पेनिकल यौगिक असीमाक्ष। तो उसका एक पार्ट है क्या, स्पाइकलेट। तो स्पाइकलेट की संरचना यहाँ बताई गई है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि राइस के ऊपर ये जो आपको सबसे बाहर वाला जो आवरण है ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे नीचे हालांकि 2 लिखा हुआ है, पेडिसिल मतलब इसका पुष्प व्रंत, यहाँ पे नीचे स्टेराइल लेमा लिखा हुआ है। तो इसे हम नहीं देखते, हम मेन ऊपर आते हैं क्योंकि ये हमको फ्रूट में नहीं मिलेगी, राइस में नहीं मिलती, जो मैच्योर फ्रूट में नहीं मिलती। लेकिन ये जो लिख रही है यहाँ पे लिखा हुआ है लेमा, सबसे आउटर कवरिंग लेमा, और यहाँ पे लिखा हुआ है पेलिया, देख रहे हैं, ये लेमा और ये पेलिया। ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि जब राइस को आप ब्राउन राइस से सफ़ेद राइस बनते हुए देखते हैं और किस प्रकार से इसकी प्रोसेसिंग होती है, तो वहाँ पे ये लेमा और पेलिया तो आपको काम में आएगी। तो बता देती हूँ मैं पहले से कि ये लेमा है सबसे बाहर और अंदर पेलिया होती है। उसके अंदर एंथर मतलब जितने भी इसके जो मतलब पुष्प के भाग होते हैं वो पाए जाते हैं। पुमंग हो गया या इसमें पुमंग का व्रंत हो गया। पेलिया के ऊपर एक कांटे की समान संरचना होती है, लेमा के ऊपर जिसे हम कहते हैं ऑन मतलब कुछ कंटक समान संरचना होती है। तो बेसिकली आपको 2 नाम याद रखने हैं, लेमा और पेलिया। अगर हम इसके बीज की बात करें तो ये राइस के बीज की टीएस संरचना है। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे बाहर जो हमने ऑन यहाँ पे देखा था, ये देख रहे हैं ये वाला ऑन, तो बीच में जब यहाँ पे बीज बन जाएगा तो ये किस प्रकार से दिखाई देगा, ये है ऑन और यहाँ पे
सबसे बाहर जो एक कवरिंग पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म। देखिए आप यहाँ पे येलो कलर का जो भाग है वो है इसका एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बना होता है एलिरोन लेयर से और एंडोस्पर्म की कोशिकाओं से। इसके अंदर जो पाया जाता है इस कॉर्नर में एम्ब्रियो पाया जाता है। एम्ब्रियो किसका बना होता है? प्रांकुर, मूलांकुर और साथ में स्क्यूटेलम जो उसका बीज पत्र होता है मोनोकॉट्स के अंदर उसका। तो ये बात हुई एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो हो गया, एंडोस्पर्म हो गया। देन है उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है ब्रान। आपने नाम सुना होगा राइस ब्रान, तो वही आपको बताऊंगी मैं। ब्रान क्या होता है? ब्रान बेसिकली बना होता है पेरिकार्प, टेस्टा और न्यूक्लियर टिश्यू से मिलकर। ये वाला पोर्शन है ब्रान। और यहाँ पे आपको दिख रहा है लेमा। तो लेमा और पैलिया, मैंने कहा था पैलिया बाहर होती है, लेमा अंदर होती है, तो ये इसकी कवरिंग है। तो ये बात हुई राइस के ग्रेन की। ओके, तो राइस में सबसे बाहर अपन ने क्या देखा? यहाँ पे है एंडोस्पर्म, ब्रान एंड एम्ब्रियो एंड लेमा पैलिया। अब राइस को उगाने के लिए आपको किस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है? तो राइस बेसिकली उगता है डैम्प, मतलब जो बोलते हैं दलदली टाइप की जो मिट्टी होती है वहाँ पे राइस सामान्यतः उगता है। और इसके लिए जो वातावरण चाहिए वो चाहिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, ट्रॉपिकल वातावरण में जहाँ पे अधिक वर्षा होती है वहाँ पे है अधिक आसानी से उगता है। राइस इज ग्रोन सक्सेसफुली इन ह्यूमिड मतलब आर्द्र वातावरण चाहिए एंड सब ह्यूमिड रीजन अंडर सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट। उपोष्ण मतलब ज़्यादा गर्मी में भी ऐसा नहीं कि आपको रेगिस्तान चाहिए, लेकिन आपको ह्यूमिडिटी और उष्णता दोनों की आवश्यकता होती है। तो बेसिकली उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। राइस लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में उग जाता है, लेकिन सामान्यतः इसको हम बोलेंगे कि जितनी अच्छी मिट्टी रहेगी, एलुवियल सॉइल बोल दो या फिर लोमी हम बोलते हैं, दोमट मिट्टी होती है तो इसमें, या फिर लाल काली मिट्टी होती है उसमें ये अधिक अच्छे से ग्रो करता है। कल्टीवेशन मतलब इसको कैसे उगाया जाता है? राइस को उगाने के दो तीन मेथड है। हम जो मेथड सबसे कॉमन मेथड काम में लेते हैं वो है जापानीज़ मेथड। जापानीज़ मेथड में क्या करते हैं कि सबसे पहले राइस को बोया जाता है, बीज को। बीज से जब सीडलिंग उगती है तो सीडलिंग 9 से 10 सेंटीमीटर की हाइट की होती है, तो उसे हम निकाल लेते हैं भूमि से और उसको फिर दूर दूर वापस से दोबारा खेत में बोया जाता है। यंग प्लांट्स जितने भी होते हैं उनको बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो खेत को पूरी तरह से पानी से फ्लडेड करके रखा जाता है। और जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता है तो वहाँ से पानी को सुखाया जाता है, तब उसको अधिक पानी नहीं दिया जाता। बाद में जब राइस की फसल तैयार हो जाती है, राइस की जो ग्रेन्स है उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है और जो स्टॉक्स मतलब जो नीचे तने रह गए हों उनको भी इकट्ठा कर लिया जाता है, इस तरह सुखा लिया जाता है। तो ये बात हुई राइस की कल्टीवेशन की। स्पेशल क्या है कि पहले उसे बोया जाता है छोटे छोटे बेड्स में। जब सीडलिंग बनती है तो सीडलिंग को फिर निकाल के हम खेत में दूर दूर उगाते हैं। अब है कि आपने राइस को किस प्रकार से हार्वेस्ट किया। मतलब बोला था ना आपको कि जो बताया था कि प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि जो बीज हमने उगाया है वो खाद्य पदार्थ हमारे तक पहुंचने तक किस किस प्रोसेसिंग से गुजरता है वो हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम राइस की बात करें तो यहाँ पे पहला स्टेप होता है हार्वेस्टिंग। यहाँ लिखा है पैडी, पैडी को बोलते हैं धान। तो जब जो वाइट राइस होता है, सफ़ेद चावल, उसे हम कहते हैं राइस या चावल, लेकिन जो हम खेत से लेकर आए हैं उसे हम कहते हैं धान या पैडी। अब दोनों में क्या अंतर है? हमने खेत से क्या निकाला? पैडी। पैडी इज़ हार्वेस्टेड व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द प्लांट इज़ अराउंड 20 to 25%। मतलब जब लगभग पौधा लगभग सूख चुका होता है, इसमें बस केवल 20 से 25% मॉइस्चर रहता है, तब हम उसको हार्वेस्टिंग करते हैं। आपको ध्यान है कि थ्रेशिंग after about a week by beating the plant against wooden log or by tamping with bullocks, mechanical threshers are also available। threshing का मतलब होता है, आप खुद जानते होंगे कि हम किस मशीन्स होती है या फिर मैन्युअली आप बीजों को, राइस का जो बीज है उनको अलग करते हैं प्लांट से। देन विनोइंग, विनोइंग में होता है ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम चाफ। उसमें जो भी, और विनोइंग मतलब बेसिकली अपन जो छाजला या काम में लेते हैं, आपने देखा होगा कि हम झटक के जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे हम निकाल लेते हैं, उसे हम चाफ को बोलते हैं। तो चाफ को निकालना इज कॉल्ड विनोइंग। तो रफ राइस पैडी और ग्रेन्स ऑब्टेन्ड इज क्लीन्ड एंड ड्राइड इन द सन ऑन कॉन्क्रीट फ्लोर। एक बार राइस के जो ग्रेन निकाले गए हैं उन्हें हम सनलाइट में रख देते हैं कुछ टाइम तक, थोड़ा सूखने के लिए। देन शैलिंग और हलिंग,
इज डन बाय रिमूविंग हस्क। हस्क क्या होता है बेटा? हस्क होता है राइस के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था, पेलिया और लेमा, तो ये एक तरीके से राइस के ऊपर कवर हुए हुए होते हैं, इनको हटाना क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे शेलिंग और हलिंग। तो हस्क को हटाया जाता है। हलिंग ऑफ पैडी इज यूजुअली डन बाय यूज मोटर एंड पेसल बाय हैंड, फुट और वाटर पावर। तो इसके लिए आप नॉर्मली कुछ मशीन, पेसल मोटर मतलब हमाम दस्ती जैसी कोई चीज़ ऐसे काम में ले सकते हैं, या वटेवर जो सब चीज़ें काम में लेके आप इसे हटा सकते हैं। फाइनली आपको डी स्टोनिंग मतलब उसमें से जो स्टोन्स आ गए हैं गलती से, उन्हें हटाया जाता है। देन मिलिंग। माइलिंग के अंदर क्या करेंगे? पैडी इज पास बिटवीन माइल स्टोन टू ब्रेक अप द हर्स्ट चाफ इज रिमूव बाय ब्लोअर्स। यहाँ पे बेसिकली राइस को हम ट्रांसफ़र करते हैं मिल्स के अंदर, जहाँ से राइस मिल्स का काम ये होता है कि उसके ऊपर से हर्स्ट को हटा के उसकी पॉलिशिंग की जाती है, और इस प्रकार से ये राइस की पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है। तो जो हमको खेत से प्राप्त होता है उस राइस की प्रोसेसिंग इन सब स्टेप्स में पूरी होती है। अब यही प्रोसेसिंग को हम अगर देखें कि राइस कैसे कैसे बदलता जा रहा है प्रोसेसिंग के द्वारा, तो हम देख रहे हैं हमने स्पाइकलेट मिली उगी हमारी फसल के ऊपर, उसकी हमने हार्वेस्ट किया। तो स्पाइकलेट जो हम मिल रही थी हमको, मतलब स्पाइकलेट मतलब आपको मैंने डायग्राम बताया था कि उसमें पूरा ग्रुप होता है एक तरीके से। तो वहाँ से हमने पेडिसेल मतलब पशपुष्प रंध्र को हटा दिया और हमको राइस प्राप्त हुआ। फिर राइस जो हमको प्राप्त हुआ उसके ऊपर से हमने हस्क, हस्क मतलब पेलिया और लेमा, इसको हटा दिया तो हमको ब्राउन राइस प्राप्त हुआ। ब्राउन राइस से हमने क्या किया? उसकी पॉलिशिंग करी और उससे ब्रान तथा एम्ब्रियो हटा दिया तो हमको वाइट राइस प्राप्त होता जिसे हम खाते हैं। तो अब देखिए हमने क्या क्या चीज़ें हटा दी इससे। हमने इससे पहले पेडिसेल हटाया, देन हस्क हटाया, और लास्ट में हमने इसका ब्रान तथा एम्ब्रियो भी हटाया। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ब्राउन राइस ज़्यादा न्यूट्रिशनल होते हैं वाइट राइस से, क्योंकि वाइट राइस में आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एंडोस्पर्म बचा है जिसे हम खा रहे हैं, लेकिन ब्राउन राइस में इसके अंदर, जिसे हम ग्रेन कहते हैं राइस का, इसमें ब्रान भी होता है और एम्ब्रियो भी होता है। ब्रान मतलब जो आउटर लेयर्स हैं वो भी होता है और साथ में एम्ब्रियो भी होता है। तो ये देखिए डायग्राम भी इनके दे रखे हैं, चित्र से आप समझ सकते हैं कि तीनों राइस कैसे दिखते हैं। अब राइस के उपयोग आप जानते हैं कि मेन तो इसका उपयोग एज अ फूड क्रॉप हम जानते हैं कि मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाने वाली फूड क्रॉप है। और ये इसको हम राइस के बहुत सारी डिशेस आप जानते हैं बनाते हैं हम, जैसे डोसा हो गया, पुलाव हो गया, और बाकी सब कंट्रीज़ में भी इसके बहुत सी चीज़ें बनाई जाती है। जो राइस का हस्क होता है जिसे हम हटा देते हैं, वो भी एनिमल फीड में या पेपर मेकिंग में, फ्यूल सोर्स एज ए फ्यूल सोर्स काम में लिया जा सकता है। राइस ब्रान जिसे हम सेकंड स्टेप में हटा देते हैं, वो भी हम कैटल और पोल्ट्री फीड के रूप में काम में ले सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। देन राइस ब्रान ऑयल भी सोप इंडस्ट्री में, और रिफाइंड ऑयल अभी हम देख रहे हैं मार्केट में खाने में भी काम में लिया जाता है राइस ब्रान ऑयल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इस प्रकार से राइस के, और उसके अलावा ब्रोकन राइस जो कि राइस टूट चुके हैं माइलिंग के टाइम, तो उन्हें भी हम अल्कोहल इंडस्ट्री में एज अ स्टार्च सोर्स काम में ले सकते हैं। तो राइस के बहुत सारे उपयोग होते हैं। राइस की वेराइटीज़ जो बनाई गई है, भारत की बात करें तो वहाँ पे बाला, जमुना, कृष्णा, साबरमती, जया, ये कुछ राइस की वेराइटीज़ हैं। आगे जो इसका ये नंबरिंग दे रखी है वो ये बताता है कि जिस भी लेबोरेटरी से ये बनी है और कौन से सीक्वेंस में बनी है उसके अनुसार इनको ये नंबरिंग दी जाती है। तो ये हैं बाला, जमुना, कृष्णा, साबरमती, जया, ये कुछ राइस की वेराइटीज़ के नाम हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इकोनॉमिक बॉटनी प्रारंभ की तथा राइस या चावल के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।